Hello dear aspirants, welcome to the online platform of Aakaar IAS. I am Vivek Parmar and today we will discuss about another session of 3-marker answer writing session which is very important in your MPPSC mains examination. See, actually we have started a series of 3-marker, 5-marker and 11-marker. जो MPPSC मेंस के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें ये थर्ड पार्ट है 3-marker का. First of all, we'll complete the 3-marker session, then we'll move on to the 5-marker and 11-marker. तो पहले जो दो पार्ट है आप वो जरूर देखिएगा, तभी आपको पार्ट थर्ड और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. खास करके पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बिकॉज उसी में मैंने वो सारे मिथ्स कवर किए हैं. जैसे एक ये रहता है कि वहाँ लिखा होता है आंसर इन 1 लाइन और इन 10 वर्ड्स, तो एक ही लाइन में लिखें या 3 लाइन पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर 3, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 लाइन दी होती है, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है. तो उस बुकलेट का जो एक पैटर्न है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट, जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है, देन यू विल बी गिवन 3 लाइंस, देन अनदर क्वेश्चन विल बी देयर. तो उसमें आपको फॉर्मेट के बारे में बताया गया है. उसके बाद उसमें आपको बहुत सारे मिथ जो हैं, एक जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं एस्पिरेंट्स के मन में, वो दूर किए गए हैं. साथ ही इन हाउ मेनी पैटर्न्स वी कैन राइट द आंसर्स टू गेन द गुड मार्क्स, द ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस देयर. तो पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट देखिएगा, तो ये तीसरे पार्ट की कनेक्टिविटी आप बेहतर बना पाएंगे. तो चलिए हम इसको देखते हैं. हम नाउ द पार्ट 3. तो पार्ट 3 इज टोटली रिलेटेड टू द पर्सनालिटी. देखिए, हम सिर्फ आंसर लिखना ही नहीं सीख रहे हैं कि अशोक को कैसे लिखते हैं. हमारा मेन मोटो जो है वो है आपको एक पैटर्न को समझाना कि इस पैटर्न को कैसे लिखा जाता है, ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन आए, अशोक की जगह यहाँ कोई भी राजा, इजीली यू कैन राइट योर आंसर. तो आवर मेन मोटो इज टू एक्सप्लेन द पैटर्न, द अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड व्हाट इज द डिमांड of that particular pattern in the examination that we actually want to make you understand. So the very first important thing is, here we have discussed about the personality. तो ये personality से related है, personality से. तो ये पूरा का पूरा जो है पर्सनालिटी जब आती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 3 मार्क्स में पर्सनालिटी के 7-7, 8-8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना. एक बार तो 14 या 15 में ऐसा हुआ था कि लगभग 10 पर्सनालिटीज उसने पूछ ली थी. तो एग्जाम में पर्सनालिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट. पर्सनालिटी का मतलब एक पर्सन के बारे में पूछ लिया जाना. जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन्स के बारे में कोई किंग हो सकता है, ठीक है, कोई एम्बेसडर हो सकता है, कोई पोएट हो सकता है, कोई फ्रीडम फाइटर हो सकता है, कोई वायसराय हो सकता है, गवर्नर जनरल. तो ये कोई भी हो सकता है एटसेट्रा. बट ऐसे इनके हर एक के एक पैटर्न में बता दूंगा, और 1 या 2 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली यू विल बी अवेयर हाउ टू राइट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन विच मैनर. तो जैसे किंग आता है तो क्या लिखें, तो मैं एक आइडियल आपको रेंज बताऊंगा, एंड यू कैन यूज दैट रेंज अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, क्योंकि हर एक का एक पैटर्न होता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन. क्लियर. तो आज का जो हमारा पार्ट 3 है, दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू द पर्सनालिटी रिलेटेड 3 मार्कर इन द हिस्ट्री. और ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री का भी जो सीरीज चल रहा है, इसके बाद ये सभी सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट होगा. तो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्रीली ये जितने भी आंसर राइटिंग सेशंस हैं, ये आपको बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे. आकार IAS की तरफ से ये जो शुरुआत की गई है, ये इसीलिए की गई है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी उनके डाउट्स होते हैं, है ना, क्योंकि जो भी आंसर राइटिंग का रहता है वो एक हमेशा दबदबा रहता है, एक हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, एक डाउट रहता है कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखें. पढ़ते सभी हैं, लगभग सभी सारा नॉलेज होता है, बट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. तो देयरफॉर वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो डू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे क्वेश्चंस कीजिएगा. तो ये देखिएगा, पर्सनालिटी में सबसे पहले एक राजा. अब देखिए, वी हैव टेकन हियर ओनली 1 और 2 एग्जाम्पल, तो 1 से 2 एग्जाम्पल हम लेंगे, उसके बेसिस पे आप कोई सा भी आंसर लिखने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, ये अशोका है जो मौर्यन रूलर है, तो वी नो अ वेरी लॉट अबाउट द अशोका. आपने भी पढ़ा होगा, तो बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी. और यही तो होता है जब कभी कभी या तो नहीं आता है तब भी कन्फ्यूज़न, या बहुत कुछ आता है तो भी कन्फ्यूज़न, बिकॉज वी हैव गिवन ओनली 3 लाइन्स, और वहाँ ने 1 लाइन में या 10 शब्द में लिखे. वो मिथ मैंने फर्स्ट पार्ट में तोड़ दिया, उसको वहाँ सुन लीजिएगा. तो यहाँ में क्वेश्चन की डिमांड है कि आई हैव टू यूज़ दीज 3 लाइन्स, है ना. जब क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है तो मुझे पूरा स्पेस इस्तेमाल करना है. अब अशोक, अब यहाँ किसी पर एक राइटर पूछ लेता बुक का, या एक इवेंट या साल पूछ लेता कि इन विच ईयर बैटल वाज फॉट, तो आई जस्ट राइट अबाउट द ईयर, 1 लाइन में ख़त्म कर देता. पर यहाँ तो क्वेश्चन की डिमांड है कि मुझे लिखना है अशोक के बारे में. तो अशोक के बारे में मैं क्या 3 ऐसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखूँ कि एक अच्छा सा आंसर हमारा बन जाए. क्योंकि जब भी बात आती है कलिंग वॉर की बात आती है, मौर्यन रूलर की बात आती है,
ठीक है, अशोक के बारे में देखें तो धम्मा पॉलिसी की बात आती थी, रॉक ईडक्ट, स्तूप, बहुत चीज़ें ध्यान में आ रही है, बट कंसाइज वे में कैसे लिखें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी अगर राजा होता है, कोई भी किंग, ये एक किंग है, तो किंग से रिलेटेड हम एक पैटर्न जान लेते हैं। whenever in your examination any king was asked, so you have to write about the dynasty, because that is the most important thing which is necessary to identify that particular person. ये कौन सी डायनेस्टी का है, गुप्ता का है, मौर्य का है, या फिर वैदिक कल्चर से रिलेटेड है। तो ये डायनेस्टी से क्या होता है, उसका बिल्कुल रिकॉग्निशन हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इफ़ यू नो अबाउट द रेन पीरियड, तो यू हैव टू राइट अबाउट इट। रेन पीरियड कब से कब तक उनका शासन रहा, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। नहीं पता हो तो सेंचुरी करके लिख सकते हैं, 4th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में कब ये था, है ना। ऐसा नहीं कि आपको सबके रेन पीरियड रटना पड़ेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, अगर उनका याद हो तो लिख दीजिए, नहीं अगर आता है तो सेंचुरी करके भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। फिर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट लाइक मान लीजिए उनके रेन में कोई एम्बेसडर आया हो बाहर से, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा हो उन्होंने, कोई बहुत ही बड़ा रिफॉर्म वो लेकर आए हों, ये होते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट में ये तीन चीज़ें आती है, या तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा हो, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हो उस समय में, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एम्बेसडर उनके समय आया हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, ये होती है इंपॉर्टेंट इवेंट में। एक लास्ट चीज़ होती है, अगर कोई सोब्रिके या टाइटल उनको दिया जाता है, सोब्रिके टाइटल, कोई ऐसा टाइटल जो बहुत यूनिक है। ऐसा नहीं कि वी जस्ट राइट दैट ही वाज कॉल्ड द महाराजा धीराज, ऐसा नहीं लिखना है, है ना। कोई ऐसा टाइटल जो हिस्ट्री में बहुत यूनिक हो और सुनने में बड़ा एक अलग लगे कि हाँ एक या दो राजाओं को ही ऐसा दिया गया है। ऐसे ही सोब्रिके या टाइटल्स हमें इस्तेमाल करने, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ें अब आप सोचिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है। बस वेरी फर्स्ट पॉइंट शुड बी रिलेटेड टू द डायनेस्टी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज आस्क्ड, ये है कौन, ये किसकी बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई करंट पर्सन है, या फिर किसी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो पहले तो हमें ये लिखना चाहिए, है ना। लिखने का तरीका आपका हो सकता है नो डाउट, है ना, इनका बस, पर पहला वाला पॉइंट चेंज नहीं करना है। तो वी कैन राइट अशोका, जैसा कि मैंने बताया, हम लिखेंगे ही वॉज द मौर्यन रूलर। मौर्यन रूलर में उसकी डायनेस्टी आ गई, मौर्यन डायनेस्टी। इफ यू नो द जीनियोलॉजी यू कैन राइट ही वॉज द 3rd मौर्यन रूलर, तीसरा मौर्यन शासक है। ये और स्पेसिफिक आपको कर देगा आपके आंसर में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर, हिज सन वॉज बिंदुसार एंड ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसार। तो कभी कभी हमारे मन में आता है सर ऐसा लिखते ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसार, गलत तो कुछ भी नहीं है, बट बात आती है ना यहाँ पर हम वो चीज़ें लिखें बहुत सारी जो कवर करने लायक चीज़ें। तो हम ये लिख सकते हैं ही वॉज द 3rd मौर्यन रूलर, 3rd मौर्यन रूलर। अब इसमें सन ऑफ बिंदुसार भी लिखे, लेकिन हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ही वॉज गिवन इन हिस्ट्री जस्ट टू मेक अस अवेयर अबाउट द रिफॉर्म्स विच ही ब्रॉट। तो जो रिफॉर्म्स है या द इंपॉर्टेंट बैटल्स इन देयर पॉलिसी, वो हमें लिखना है। तो ही वॉज द 3rd मौर्यन रूलर। पहले तो हम इतना लिखकर इस पॉइंट को चाहे तो खत्म कर सकते हैं। पैरा में भी आप लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये सब फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम देखें कि यहाँ पर रेन पीरियड अगर पता है आपको, तो आप लिख सकते हैं यहीं पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 269 से 232 BC। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट 269 से 232 BC रेन पीरियड, ठीक है। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल ये ही वॉज द, देखो मैं सारे पैटर्न बता रहा हूँ, ये इसीलिए है डिस्कशन करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे ये ही वॉज द नहीं लिखना, मैं सिंपल लिखूँ 3rd मौर्यन रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 269 टू 232 BC। देखिए कुछ किताबों में ये 273 होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 273। लेकिन वहाँ से वो जो फेट्रिसिडल जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहे थे भाइयों में, तो फाइनली द कोरोनेशन वॉज मेनली टुक प्लेस इन 269 BC इन पाटलिपुत्र। अशोक की जो ताजपोशी हुई थी वो 269 BC में हुई थी पाटलिपुत्र में, इसीलिए मैं रेन पीरियड वहाँ से काउंट कर रहा हूँ। अदरवाइज 273 BC से ही उसके हाथ में बागडोर आ गई थी, है ना। तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिंपली यू कैन राइट 3rd मौर्यन रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 269 टू 232। किसी को अगर वो रेन पीरियड नहीं याद है तो ऐसे भी लिख सकता है ही वॉज द 3rd मौर्यन रूलर। तो ऐसी चीज़ें आप हटा सकते हैं, क्योंकि 3 मार्कर में उनको भी पता है वेरी लिमिटेड स्पेस इज गिवन टू यू, सो यू कैन एक्चुअली राइट from the starting that is the 3rd Mauryan ruler, क्योंकि उनको भी पता है you are writing about the Ashoka, so no need to mention here the pronouns. Clear? In this through this technique you can easily cut down your word limit, you can make your answers concise, and that is the most important thing in 3 marks. So now the second point you can write related to the very important event. Now try to recall all the events which you have studied, है ना। यहाँ हम लोग पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ आंसर राइटिंग का सेशन ले रहे हैं।
तो आपको पता होंगी वो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट। जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो सबसे पहले जब भी अशोक का नाम आता है कलिंग बैटल जरूर जहन में आता है। एक ऐसा युद्ध जो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे ग्रूसम बैटल कहा जाता है, इन विच लैक्स ऑफ पीपल पेरिश देयर लाइफ। तो एक तो कलिंग बैटल 261 बीसी वाला, एक अशोक पहचाना जाता है धम्मा पॉलिसी के लिए। और आई वांट कि डू मेंशन इन योर आंसर, व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ें ज़्यादा लिखनी चाहिए, वो आपका ब्रेन बताती है कि आप कैसी चीज़ों को परसीव करते हैं। तो ठीक है, कलिंग बैटल हो गया, एक धम्मा पॉलिसी हो गया। अब एक आप बोलते हैं सर बहुत 84,000 स्तूपास बनाए थे इसने, या वो 14 रॉक एडिक्ट के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो देयर इज अ कंफ्यूजन रिलेटेड टू दीज। तो ऐसे में आप, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी 3 इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट है, पर इफ यू विल आस्क कि सर आप गाइड कीजिए इनमें से हम क्या लिखें ऐसा, तो मेरा मानना है कलिंग बैटल और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जरूर होना चाहिए। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और कलिंग बैटल जरूर होना चाहिए। तो ये प्रेफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं ही कन्वेंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ही कन्वेंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपको पता हो 250 बीसी में हुआ था, मोगलीपुत्र तिस्सा वाज द चेयरमैन ऑफ दैट, है ना। हियर डिसीजन वर टेकन टू स्प्रेड द बुद्धिज्म इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अभिधम्म पिताका वाज कंपाइल्ड। पर ये सब यहाँ नहीं लिखना, बिकॉज यहाँ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमसे नहीं पूछा है, हमें सिर्फ उसके समय के इंपॉर्टेंट इवेंट लिखना है। अब आप चाहे तो यहाँ ही डिफीटेड अनंत पद्मनाभम और ही कॉन्कर्ड कलिंग, या ही फॉट द बैटल ऑफ कलिंग इन 261 बीसी, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो ही मेनली प्रपोज द धम्मा पॉलिसी टू स्प्रेड द पीस इन द सोसाइटी, ये भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, आप दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिखेंगे, अच्छा नंबर मिलेगा। पर मेरा मानना है ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बुद्धिस्ट में, है ना। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, ही कॉन्कर्ड कलिंग आफ्टर कलिंग वॉर, आफ्टर कलिंग वॉर इन 61 बीसी। तो इसमें आपने ये दिखा दिया कि वी नो द एग्जैक्ट ईयर इन विच द कलिंग वॉर वाज फॉट, ये आपने दिखा दिया। ठीक है, कलिंग बैटल के बारे में आपने बता दिया, जीता है वो, ये भी आपने बता दिया। तो इन दिस वे यू कैन राइट द योर आंसर। हाँ, अगर आप चाहें कि कोई हम इनोवेटिव फॉर्म में लिखें, ज़्यादा जानकारी जोड़े, इस समय चार्ट ने बताया था, तो वहाँ पर जैसे आपने किसी ने लिख दिया कि सर यहाँ मैं अशोका लिख देता हूँ, यहाँ मैं बैटल वाली पॉलिसी के बारे में लिख देता हूं। तो इसमें ये चीज होता है कि यू नो नीड टू राइट द फुल स्टेटमेंट और सेंटेंसेस इन दैट, यू कैन जस्ट मेंशन द कीवर्ड्स इन दैट। ये अब आप पे डिपेंड करता है, पर मैंने बताया ये तरीका, अगर आप बहुत अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी राजा को आप देख लीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा घर पे। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ आपको रजिया सुल्ताना, है ना, मैं डाइवर्स आंसर्स ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। रजिया सुल्तान का नाम भी आपने सुना होगा, सुल्ताना इज मोर करेक्ट टू प्रोनाउंशिएट बिकॉज शी वाज द लेडी। सो रजिया सुल्ताना, अब देखिए उसी बेसिस पे हम चलते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, वही चीज़ है कि इसकी डायनेस्टी, बहुत मिस्टेक कर देते हैं हम लोग लिखने में। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं शी वॉज द फर्स्ट लेडी सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन डायनेस्टी लिखना भूल जाते हैं इस बात में। स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश की थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, तो क्यों ना हम ऐसे लिखें। तो डायनेस्टी मैंने इसीलिए कोट कर दिया, व्हेनेवर यू राइट अबाउट एनी पर्टिकुलर रूलर तो यू नीड टू मेंशन द डायनेस्टी। रेन पीरियड इफ़ यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जैसे पहले बताया था, रेन पीरियड अगर आप जानते हैं तो लिखने की कोशिश करें रेन पीरियड के बारे में। थर्ड थिंग, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो जैसे बैटल, एम्बेसडर, ऐसी चीज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इफ यू राइट अबाउट द रजिया सुल्ताना, मेरा मानना है शुरुआत तो ऐसी होनी चाहिए, शी वॉज द ओनली, फर्स्ट, लास्ट, ये सब छोड़ के हम ओनली लिख दें, क्योंकि इकलौती मतलब फर्स्ट भी हो गई, लास्ट भी हो गई। तो दिस इज द वे टू राइट, है ना, हाउ टू कर्टेल द वर्ड्स, हाउ टू यूज द स्मार्ट वर्ड्स इन प्लेस ऑफ ऑल। क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट लिखेंगे, ओनली लिखेंगे, जगह भी कम इस्तेमाल होगी, और वी कैन मेनली मेंशन मोर एंड मोर फैक्ट्स रिलेटेड टू हर। तो शी वॉज द ओनली रूलर सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये आप चीज थोड़ा सा लिख सकते हैं, शी वॉज द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अंडर स्लेव डायनेस्टी, ये भी आप लिख सकते हैं, अंडर स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इस लाइन को बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोड़ के आप यहां से लिखें, बिल्कुल आप यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर लाइन एज वेल। तो अब और क्या लगेगा आपको, यहीं पर आप जैसे ब्रैकेट में अगर चाहें, है ना, अंडर स्लेव डायनेस्टी रेन पीरियड स्टार्ट यहीं से लिख सकते हैं, या सिंपल आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, शी वॉज द ओनली रूलर
of the under slave dynasty between 1236 and 1240 AD। तो आपने लिख दिया कि 1236 से 1240 के बीच में उन्होंने राज किया। तो आपने ये बता दिया ओनली जो रूलर है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। इसके बाद आपने ये बोल दिया कि बिटवीन 36 से 1240 के बीच में उन्होंने राज किया। आपको एक ऐसी इवेंट, जैसे 3 चीज़ें बताता हूँ। शी वॉज नोन फॉर हर इक्विटेबल प्रॉपर्टीज़, इक्वल जो पॉलिसीज़ थी उसके लिए। या फिर एक चीज़ इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, शी वॉज मैरिड टू अल्तूनिया, जो कैप्टर था उसका, उसी से उसने शादी कर ली। या आप ये लिख सकते हैं, शी डाइड इन कैथल वाइल क्रशिंग द रिबेलियंस। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इन तीनों इवेंट्स में से आप कोई भी लिख सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स को लगता है सर टोम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो कैन आई राइट हर टोम वाज इन बुलबुली खाना, है ना, जो दिल्ली में है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ बुलबुली खाना दिल्ली में जो टोम है वो लिखूँ? वो भी आप लिख सकते हैं। पर ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं छोड़ सकते हैं कि वो फर्स्ट एंड लास्ट या फिर ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं, शी मैरिड अल्तूनिया, शी मैरिड अल्तूनिया एंड डाइड इन कैथल, है ना, हरियाणा में जगह है ये। दूसरी इवेंट हमने कवर कर ली, क्योंकि देखो एग्जामिनर को भी पता है कि यू कैन नोट राइट होल द थिंग्स रिलेटेड टू हर और अ पर्टिकुलर किंग। तो ही और शी एक्चुअली wants that the most important thing which you gained about the particular person you can write. Clear फंडा? तो ये लिखेगा। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर है कालिदास, तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये राजा हमने देख लिए, किंग हम देख चुके हैं। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किंग। अब आप कोशिश कीजिए, है ना, अभी आप देखिएगा क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपका पैटर्न वही रहेगा। दूसरा है कि कालिदास क्या है? ये एक पोएट है। तो पर्सनालिटी में दूसरा हमारा आ गया है पोएट। पोएट के बारे में हम क्या लिखें? तो व्हेनेवर एनी पोएट इज आस्क्ड, ये जो चीज़ें हैं ना, ये है हमारे लेक्चर की मेन चीज़ें। आप लोगों को आंसर राइटिंग सेशन में जस्ट वी वांट टू मेक यू अवेयर अबाउट दीज थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन राइट एनी ऑफ द आंसर। तो कोई भी पोएट पूछे, कालिदास पूछे, बाणभट्ट पूछे, हिंसांग पूछे, कोई भी पोएट पूछे, आपको हमेशा सबसे पहले तो उसका कनेक्शन बताना पड़ेगा। अब कनेक्शन 2 तरह से होता है, कंट्री अगर बाहर का है तो, और डायनेस्टी अगर इंडिया। जैसे सपोज इफ एनी पोएट कम्स टू इंडिया फ्रॉम एनी अदर फॉरेन स्टेट, है ना, कहीं बाहर से आ रहा है, तो कहाँ किस कंट्री से आया, नेटिव, उसका कनेक्शन लिख दीजिए। अगर वो इंडिया का ही, जैसे कालिदास जी इंडिया के थे, तो फिर यू हैव टू मेंशन अबाउट द डायनेस्टी अंडर विच ही गॉट द पैटर्नेज। किस डायनेस्टी के समय ये पैटर्नेज इनको मिल रहा था या इनको फेवर मिल रहा था, ये आपको लिखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरे नंबर पे सीधा इनका इंपॉर्टेंट वर्क लिखिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्क्स जो इनकी किताबें हैं वो लिखी है, 1 या 2, क्योंकि बहुत लिखी है इन्होंने। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और मालविका अग्निमित्र, द बेस्ट प्ले। और वैसे भी कालिदास तो एक प्ले राइट है। प्ले राइट का मतलब होता है ड्रामा लिखने वाले, बेस्ट क्लासिकल संस्कृत ऑथर कह सकते हैं इनको। तो कोई भी 1-2 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि इतने सारे वर्क लिखेंगे तो 3 लाइन तो उसी में भर जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क लिखें जो प्रभावित करते हैं, जो बहुत यूनिक होते हैं, है। नेक्स्ट है कोई भी सोब्रिके अगर किसी को दिया जाए तो सोब्रिके अगर नहीं है तो सीधा इंपॉर्टेंट वर्क पे खत्म कर दीजिए। तो देखते हैं जरा कालिदास, कोई भी पोएट है, कालिदास से मतलब नहीं है, यू कैन इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर पोएट। देखिए जैसे कालिदास जी की बात करें तो हम बोल सकते हैं ही वॉज अ संस्कृत ऑथर, या क्लासिकल संस्कृत ऑथर और अच्छा हो सकता है, क्लासिकल संस्कृत ऑथर, है ना। और ये भी इसमें यही सोचता है अंडर द पैटर्नेज ऑफ, तो और अच्छा हो जाएगा, उसी में हम लिख सकते हैं अंडर द पैटर्नेज ऑफ विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त सेकंड लिख देते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, So you actually mentioned the connection here. You also wrote the name about of the king whose court poet he was. अब आपको लिखना है important works, तो आप लिख सकते हैं he compiled अभिज्ञान शाकुंतलम एंड मालविका अग्निमित्र। बड़े
मालविका अग्निमित्र एटसेट्रा। तो ये ऐसे करके आप छोड़ सकते हैं। वर्क भी लिख दिया आपने। अब एक चीज़ मैं इसी में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत परफेक्ट आंसर है। अगर किसी को चाहिए कि सर मुझे एक चीज़ पता है कालिदास के बारे में, ही इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सर ये भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोबरी के, है ना। शेक्सपियर को सभी जानते हैं, ब्रिटिश जो एक राइटर थे, प्ले राइट, ड्रामा लिखते थे, एक बहुत फेमस है उनका, 16th सेंचुरी में रहे थे ये, 16 के अंत में और 17 के पहले। रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ये नाम शायद आपने सुने हो, बहुत बेस्ट है। तो इनको कंपेयर किया है आज के इतिहासकारों ने कि वी कैन से हिम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कोई चाहे सर मैं मेंशन करूं बट आई डोंट हैव एनी स्पेस सफिशिएंट स्पेस। तो फिर जैसे यहाँ लिखा ना, ही वाज ए क्लासिकल संस्कृत ऑथर, यू कैन एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर लाइन। ही वॉज द कोर्ट पोएट। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इसीलिए सारे पैटर्न बता रहा हूँ। आप लिख सकते हैं ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त II ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त II ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु रोट अभिज्ञान शाकुंतलम एंड मालविका अग्निमित्र। मतलब मैंने आपके साथ चल रहा हूँ, आधी लाइन बच जाएगी, लिख दीजिए नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है ही वॉज ए क्लासिकल संस्कृत ऑथर, इतनी की जगह आप लिख सकते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप अपना क्वेश्चन वहां से भी शुरू कर, क्योंकि देखिए जितने ब्रेन्स हैं, जितने पर्सन्स हैं, उतने तरीके होंगे लिखने के। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, यू कैन चेंज योर आंसर इन दैट सिनेरियो आल्सो। दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अमीर खुसरो। अब जैसे अमीर खुसरो के बारे में देखें, ये कौन है, जब भी इनका नाम आता होगा अब उसी फॉर्मेट में चले हम। पैटर्नेज, he was connected to the Delhi Sultanate, especially he saw the reign of the 7 sultans of the Delhi Sultanate। पर इतना सारा हम लिखेंगे तो उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स नहीं लिख पाएंगे, तो सिंपली हम लिखें he was the court poet of Alauddin Khilji and also of different ruler, या सिंपली लिखते he was the court poet of Alauddin Khilji, तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं सिंपल बताता हूँ, he was the court poet of Alauddin Khilji, he was the court पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपको कोई ज़रूरत नहीं वो 7 सुल्तानों का, अब किसी को पॉइंट नहीं आ रहा हो तो दूसरा लिख दीजिए। पर मैं कह रहा हूँ इनकी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमें लिखना है ना। ये तो सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, 11 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है अमीर खुसरो के बारे में, पर हमें इससे भी इतना लिखना, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, हमने लिख दिया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्क जरूर लिख, खजाइन अल फतू। He compiled खजाइन अल फतू, बस इतना लिख दीजिए। ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की कॉन्क्वेस्ट, स्पेशली साउथ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। फिर अगर आप यहीं से चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज, या ही वॉज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम पैरेट ऑफ इंडिया या तूती ए हिंद, तूती ए हिंद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेट ऑफ इंडिया इनको हम कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और वी कैन ऐड इन दैट, हम ये भी जोड़ सकते हैं इसमें, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कव्वाली को, जो सूफी डिवोशनल सॉन्ग होता है कव्वाली, तो ही इंट्रोड्यूस कव्वाली, ही, या सिंपल इसमें तूती ए हिंद एंड, है ना, ये वाला एंड नहीं लिखेंगे हम सिंपल लिखेंगे एंड ही इंट्रोड्यूस्ड कव्वाली। तो इसमें एक और एडिशनल चीज़ें हमने लिख दी, नहीं तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं इनके बारे में, तो है ना। कहते हैं कि बहुत जो इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना, इनको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उर्दू का फादर, उर्दू लिटरेचर का फादर कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, तो स्पेस लिमिटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ही वॉज कनेक्टेड विद द दिल्ली सल्तनत स्पेशली ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी, और बहुत सारे साथ मैंने कहा ना, वो तो बिल्कुल स्लेव डायनेस्टी के ही आखिरी से ये शुरू हो गए थे पैटर्नेज मिलना, बट मेनली हम यही लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा एसोसिएटेड थे। खजाइन अल फतू का होना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस वाज द इंपॉर्टेंट बुक ऑफ हिम। और फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं कव्वाली को और इनको इंट्रोड्यूस किया, तूती है हिंद को, ये सोबरी के है इनका, ठीक है। तो इन दिस पैटर्न यू कैन राइट योर आंसर। नेक्स्ट इज चंद्रशेखर आज़ाद। अब ये क्या है, ये फ्रीडम फाइटर है। तो अगर कोई फ्रीडम फाइटर आपको लिखना है तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो बहुत ध्यान से अगर पर्सनालिटी को इस सेशन से आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आंसर कैसे लिखते हैं। फ्रीडम फाइटर जब आते हैं, अब अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद वी नो वेरी मच, क्या लिखें इसमें भी सर बहुत कुछ है लिखने को। फिर वही बात आती है, जब भी कोई फ्रीडम फाइटर पूछे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उनका कनेक्शन जो जगह से है वो जरूर लिखना पड़ता है, किस प्लेस से वो रिलेटेड है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज रिलेटेड टू भाबरा, भाबरा इट इज़ अ विलेज इन मध्य प्रदेश,
और दिस विलेज इन मध्य प्रदेश, सो यू हैव टू मेंशन इट। अगर मान लो कहीं और जगह से हो तो आप स्टेट मेंशन कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा भाभरा विलेज जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और सीधे उसके बाद कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर हम इनका बर्थ का ईयर या डेथ का ईयर लिख दें, कोई बात नहीं आप लिख सकते, पर मेरा मानना है बर्थ और डेथ से ज़्यादा इंटरेस्ट एग्जामिनर का होता है उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन स्ट्रगल में। क्योंकि मैंने पहले बोला फ्रीडम फाइटर, तो अगर वो स्ट्रगल में थे तो उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रगल। ये अगर लिखेंगे तो इसी पे काम हो जाएगा, भले पूरा 2 लाइन बाकी इसमें लिख दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रगल। फिर कोई अगर सोब्रिकेट दिया जाता है उनको तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रगल ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम फाइटर में, इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ही वॉज बॉर्न इन भाभरा विलेज ऑफ अलीराजपुर मध्य प्रदेश, या इन एमपी लिख दीजिएगा। तो ये तो हो गया कनेक्शन। थोड़ा सिंपल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बनाई थी, एंड इट वाज एक्चुअली अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन विच वाज मेनली फाउंडेड बाय रामप्रसाद बिस्मिल इन कानपुर इन 1924। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जो बनाई थी उसी का ये एक रीस्ट्रक्चर था, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं लिख सकता हूँ ही फाउंडेड, या तो फुल फॉर्म लिख सकते हो या HSRA भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 3 नंबर है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, इन 1928। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, नो इश्यू। फिर ये 2-3 इंसिडेंट में और थे, मैंने क्यों इसको HSRA, आप चाहते तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पर इसको लिखने में वो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट छूट जाते। एक काकोरी इंसिडेंट 1925 में जो काकोरी की ट्रेन लूटी गई थी सरकारी खजाने को अपने हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए, वो, और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1928 में लाहौर का जो ASP था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था वहाँ पर, वो साइमन कमीशन के विरोध में, और उसमें लाला लाजपत राय जो इनके आइडल्स थे, जो बहुत मानते थे इनको, उनकी मौत हो गई थी, शहीदी को प्राप्त हो गए थे, ही गॉट मार्टरडम। तो वो लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था उसको मारना था उनको, उसको उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो ही वॉज इन्वॉल्व इन काकोरी इंसिडेंट। लिखने का भी एक तरीका होता है, हम लोग इसको काकोरी कंस्पिरेसी लिखते हैं और कुछ किताबों में भी दिया हुआ है, नहीं लिखना चाहिए। कंस्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र को हम नेगेटिव वे में देखते हैं, तो उसकी जगह हम इंसिडेंट इस्तेमाल करें। क्लियर? तो काकोरी कंस्पिरेसी नहीं लिखने की वजह हम क्या लिखेंगे, इन काकोरी इंसिडेंट। चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में 1925 लिख दो, इससे लगेगा पता कि आपको ईयर भी पता है जो हुआ था। एंड सॉन्डर्स मर्डर केस, सॉन्डर्स मर्डर केस, इसमें भी अगर आप चाहो तो 1928 यू कैन राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो उनके बारे में चाहिए था सब लिख दिया। अब अल्फ्रेड पार्क, किसी को लग रहा है सर अल्फ्रेड पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर ही गॉट द मार्टरडम, ही शॉट हिमसेल्फ, तो ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है। जब समय बहुत कम हो और आपसे किसी के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप वो बताइए जो समाज को उन्होंने दिया, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, अब मैं जैसे इसमें बता देता हूँ आपको रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ भी आप बहुत है, जैसे मोरोपंत तांबे की बेटी थी, या फिर भागीरथी सप्रे, तो बहुत सारी चीज़ें, मणिकर्णिका इनका ओरिजिनल नाम था। पर मैं ये चाहता हूँ कि हम लिखें शी वॉज द लीडिंग फ्रीडम फाइटर फिगर्स। जो भी लीडिंग जो फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें सबसे प्रोमिनेंट में नाम आता है इनका। वी कैन से शी वॉज ए फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द 1857 स्ट्रगल। तो आप लिख सकते हैं शी वॉज द फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग 1857 स्ट्रगल। फिर सीधे आप चाहें तो लिख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, शी कॉन्कर्ड ग्वालियर बट अगेंस्ट द ह्यूज रोज शी गॉट मार्टरडम इन हर, जो मेन कहते हैं ना जो समाधि जो उनकी है वो कहाँ पर है, वो फूलबाग ग्वालियर में है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि फर्स्ट सबसे पहले हमें बोलना पड़ेगा ही वॉज द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल, या सिंपल ही वॉज द प्रोमिनेंट लेडी इन द फ्रीडम फाइटर और ड्यूरिंग द 1857 स्ट्रगल। ये ज़्यादा अच्छा है मेंशन करना, ही वॉज द प्रोमिनेंट और लीडिंग फिगर इन द 1857 स्ट्रगल। ऐसे करके आप लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। किसी को लगता है सर मैं 18 जून लिख दूँ कि उनके मार्टरडम की डेट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, बट सबसे पहली लाइन होनी चाहिए कि 1857 के स्ट्रगल में ये मेन है। फिर आप लिख दीजिए उनका कंट्रीब्यूशन 1857 के स्ट्रगल में कि ग्वालियर को जीता, और जनरल ह्यूज रोज जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि उसने अपनी किताब में भी इनके लिए लिखा है शी वॉज द ओनली मेल और ओनली मेल अमंग ऑल द वुमेन।
मतलब ये है कि वो खूब लड़ी मर्दानी जो हम बोलते हैं ना कि सारे उनमें ये एक बिल्कुल इंसान की तरह और एक बिल्कुल एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ी थी अंग्रेजों से। तो दिस यू कैन मेंशन इन योर आंसर। लास्ट में अगर चाहो तो मार्टरडम डेट 18 जून करके लिख सकते हो। ठीक, ओरिजिनल नाम भी किसी को लिखना कोई इशू नहीं है। लास्ट है हमारे आज के वायसराय। तो वायसराय या गवर्नर जनरल है ना, आप सब समझते हैं गवर्नर जनरल को ही 1858 के बाद एक्ट के बाद वायसराय। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, इफ वी नो अबाउट द टेन्योर यू कैन राइट एग्जैक्ट ईयर, इफ यू नो यू कैन राइट एग्जैक्ट ईयर, नहीं पता हो तो 18th सेंचुरी के हाफ, अर्ली, लेटर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें जनरल में, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, इफ यू नो अबाउट द रिफॉर्म, क्योंकि पूछने का मतलब ये है कि ये गवर्नर जनरल हिंदुस्तान में क्या नई चीज़ लेकर आए, और रिफॉर्म लेकर नहीं आए तो कभी कभी कुछ बैड थिंग के लिए भी जाने जाते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिफॉर्म के साथ अगर आप नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप लिख सकते हैं उनके, पर रिफॉर्म अगर हो तो जरूर लिखिएगा, बिकॉज मेनली हम इसीलिए पढ़ते हैं इनको कि क्या रिफॉर्म्स ये लेकर आए। और लास्ट में कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट अगर उनके समय हुई हो, कैसे, जैसे किसी ने उस समय कहीं बॉम्ब गिरा दिया हो, उस समय कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, उस समय कोई बड़ा मूवमेंट हुआ हो, तो ऐसी चीज़ें, या कोई रिबेलियन विद्रोह हुआ हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोई भी गवर्नर जनरल में याद रखिएगा उसका टेन्योर इफ यू नो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर रिलेटेड टू द वायसराय इज द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स। जैसे कॉर्नवालिस की बात आती है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 1786 से 93 तक थे ये, है ना, तो आप चाह सकते हैं ही वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1786-93, यहीं कहीं लिख देते हैं 1786-93 कि हाँ इस टेन्योर के दौरान ये गवर्नर जनरल थे। तो वी हैव रिटन रिलेटेड टू हिज आइडेंटिटी दैट ही वाज द गवर्नर जनरल एंड वी हैव आल्सो रिटन अबाउट द tenure. Now whenever the name comes to our mind Lord Cornwallis, simply he is called the father of civil services in India. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो जुडिशरी में रिफॉर्म लाए, पुलिस सर्विस में रिफॉर्म लाए, पर वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो रेवेन्यू का था 1793 में, जो शुरू में बंगाल में लगा हुआ था, बाद में बाकी हिस्सों में फैलाया गया, और भी वो परमानेंट सेटलमेंट जिसमें ज़मींदार को वहाँ का ऑनर बनाया गया और उनके थ्रू कई सारे इंटरमीडिएरी के थ्रू कलेक्ट किया गया, वो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी कैन से ही introduced permanent settlement in 1793, और last he is known as father of civil service. He is also known as, ऐसी चीज़ों को सिंगल अपोस्ट्रोफ में लिख दीजिएगा, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो in this manner you can write, that means the most important contribution, permanent settlement and the introduction of the civil services for the Indians, ये सब चीज़ें आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहाँ भी वही कहूँगा मैं, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, ज़रूर लिखना चाहिए आपको। वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड ये भी लिख सकते हैं कि उस समय जो बंगाल में ड्वेल रूल था, रॉबर्ट क्लाइव ने जो स्टार्ट किया था, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो भी, उस ड्वेल रूल सिस्टम को एंड किया, दस्तक सिस्टम जिसका मिसयूज होता था उसको एंड किया। तो सिंपली वी वांट, अच्छा सब शुरुआत तो इसे करेंगे, ही वाज द गवर्नर जनरल, क्योंकि ध्यान रखिएगा उसका पोस्ट जरूर लिखिए वो है क्या, और ये तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। तो वी कैन राइट ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ से शुरुआत करें। फिर आप लिखिए कि ही मेनली अबोलिश द ड्वेल रूल इन बंगाल इन द दस्तक सिस्टम, दोनों लिख दीजिएगा, एक साथ हो जाएगा, ड्वेल रूल इन बंगाल इन द दस्तक। दस्तक मतलब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह का ट्रेड करने जा रहा हो तो उसको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस परमिट को दस्तक कहते थे, तो वो इश्यू करने का अधिकार इसने ख़त्म कर दिया था उन लोगों को। फिर आप चाहे तो रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर, दैट मीन्स वायसराय या गवर्नर जनरल आता है तो उसका टेन्योर अगर हमें पता हो, तो कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट या रिवोल्ट हुआ हो तो वो उसके द्वारा किए गए रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में पर्सनालिटी के बारे में हमने देखा। एक चीज़ और है, इनके बारे में मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन इन द अर्लियर लेक्चर्स, है ना। फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा मैंने एम्बेसडर के बारे में बता दिया, वहाँ पर मेगास्थनीज जिसमें हमें लिखना रहता है ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, कंट्री का नाम, है ना। तो दूसरा कोई भी एम्बेसडर जब पूछा जाता है तो ये मैं बता चुका हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में, जस्ट हैव अ रिकैप। कंट्री, जिस कंट्री का वो है, ठीक है। सेंट बाय, किसने भेजा है, सेंट टू, किसके कोर्ट में भेजा है, और इंपॉर्टेंट वर्क।
तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने कंपाइल कर लिया, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ. सिंपली वी कैन राइट, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ एक बार. अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर to the court of Chandragupta Maurya, and he wrote Indica related to socio-economic and political condition of Chandragupta Maurya. इसी तरह से अगर आप आगे भी देखेंगे तो आपको हिंसांग मिलेगा. अ चाइनीज पिलग्रिम, कंट्री लिखना है, अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, पुलकेशिन सेकेंड एंड नरसिंहवर्मन वन. क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका और कांची मतलब तमिलनाडु सब में घूमा था. इंपॉर्टेंट वर्क में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, जिसमें वो जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड वेस्टर्न किंगडम्स हैं, जितने भी बुद्धिस्ट जो किंगडम्स हैं उनके उसने रिकॉर्ड्स रखे थे. चाहो तो आप लिख सकते हो. हिंसांग के बारे में एक और है, ही मेनली प्रिसाइडेड द कन्नौज असेंबली. उसमें जो वन वे कम्युनिकेशन था, ही वॉज द मेन चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ दैट असेंबली इन 643. सोबरी के भी हैं इनके तो हमारे पास. ही वॉज नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, मास्टर ऑफ लॉ, प्रेजेंट शाक्य मुनि. तो एनी ऑफ द सोबरी के यू कैन राइट. तो ये लास्ट में जो 9-10 में एम्बेसडर है, ये मैं फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. सो आई एम नॉट गिविंग दैट मच टाइम टू हियर. ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन एक और रहेगा 3 मार्कर. जितने भी बचे हुए पैटर्न से विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. आफ्टर दैट कुछ भी अगर आपके डाउट्स भी आते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं. ध्यान रखिएगा उन पे भी. अगर कोई आपके चीज़ हो कि आपको कोई पैटर्न लिखना नहीं आ रहा हो, अगर पर्टिकुलरली आप उस पैटर्न को वहाँ लिखकर अगर कमेंट करेंगे, सर ये पैटर्न हमें नहीं आ रहा है, इसके ऊपर एक बार बता दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर ही बता, है ना. और बिल्कुल बहुत जल्दी हम आपसे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए लाइव ही जुड़ेंगे, तो आप वहाँ भी अपने डाउट्स को एड्रेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.